हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक पार्ट ए, विच इज़ कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सो लेट्स स्टार्ट। बाइपोलैरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? एक टाइम ऐसा था हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब पूरे वर्ल्ड में दो ही सुपर पावर्स थी, यूएसए और सोवियत यूनियन। ठीक है। जो यूएसए के लोग थे वो कैपिटलिज्म में मानते थे और जो सोवियत यूनियन के थे वो सोशलिज्म में। ठीक है। दो सुपर पावर्स थे तो बाइपोलैटर सिस्टम था, मतलब कि दो पावर्स थी। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन टाइम के साथ साथ जो है ख़त्म हो जाता है, उनकी सारी पावर टूट जाती है और फिर पूरे वर्ल्ड में इकलौता सुपर पावर बचता है, विच इज़ यूएसए का, जो वो कैपिटलिज्म में विश्वास रखते थे वो। दैट्स वाई जो चैप्टर है उसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जो बाइपोलैरिटी है वो ख़त्म हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग में बर्लिन वॉल के बारे में बताया गया है कि एक टाइम पे बर्लिन किसका हिस्सा था, कि बर्लिन वॉल जो है उसने वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं और एक लोग ऐसे लोग हैं जो कैपिटलिज्म की तरफ जो है उसका विश्वास करते हैं। 1961 में हमारा ये बर्लिन वॉल जो है बना था और ये ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करता है। 150 किलोमीटर से भी लॉन्ग वॉल है ये और 28 ईयर्स तक ये वॉल रहा, बट उसके बाद ये फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 1989। ठीक है। फाइनली ये जो है ब्रोक हुआ बाय पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। ठीक है। कुछ इस टाइप का ये बर्लिन वॉल था हमारा। मैं स्क्रीन पर इसका मैप शो कर दूंगी, आप लोग देख रहे हो। हाँ, ईस्ट का हिस्सा है जहाँ पे लोग सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते हैं और वेस्ट में कैपिटलिज्म। ठीक है। ये मैप आप देख रहे हो, आपको समझ आ जाएगी, है ना? तो ये इमेज में शो कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे लोग पहले कुछ पत्थर वगैरह मारते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते इस पूरी बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये पूरा इवेंट है कि इन लोगों ने इसे बर्लिन वॉल को तोड़ दिया। This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of Second World and the end of the Cold War। ये इसका मतलब है कि बर्लिन वॉर का टूटना अपने आप में बहुत एक ड्रामेटिक इवेंट था। इसी दौरान जो सोवियत यूनियन होता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। सोवियत यूनियन टूट जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड वॉर हमारा ख़त्म हो जाता है। कोल्ड वॉर क्या होता है वो भी रुक जाओ, मैं आपको समझाऊंगी। ओके। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वॉर वॉज यूनिफाइड। इस दौरान क्या होता है कि जो जर्मनी है वो पहले बिखरा हुआ था, बट इस दौरान उसे भी जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, यूनाइटेड कर दिया जाता है। One after another, the 8 East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो कंट्री सोवियत यूनियन के साथ जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे उससे हट जाती हैं और कैपिटलिज्म की तरफ जुड़ने लगती हैं और सोवियत यूनियन को हटाने लग जाती हैं। चलिए, अब जो कह रहे हैं ना कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अब कोल्ड वॉर एग्जैक्टली था क्या? इसमें था क्या, इसमें सोवियत यूनियन और जो यूएसए के लोग थे इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये लोग आपस में बहुत तगड़े राइवल्स थे, आपस में कॉम्पीट करते रहते थे। ये फ़िलॉसफी, इनके प्रिंसिपल्स आपस में मैच नहीं करते थे। तो ये जो टाइम पीरियड था जिसमें यूएसए और सोवियत यूनियन में टेंशन लगी रहती थी, एक वॉर का वो चलता रहता था, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड, नॉट बाय मिलिट्री मीन्स but as a result of mass actions by ordinary men and women।
कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट थी या वो जो लोग थे वो कुछ नहीं कर पाई, वो बस देख रहे थे कि हमारी सोवियत यूनियन जो है कैसे टूट रही है। सोवियत यूनियन में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ, वो टूट गया। सोवियत यूनियन मतलब ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की एक्शंस की वजह से सोवियत यूनियन टूट रहा था। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, हमारा यही फोकस रहेगा कि सोवियत यूनियन कैसे टूटा, कारण थे कि सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत यूनियन के टूटने से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, और चैप्टर के एंड में हमें ये भी समझ आएगा कि फिर इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा रहा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था वो समझते हैं। सो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर। ओके, ये कब बना था? ये रशिया में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था इन 1917। रशियन रेवोल्यूशन जो कि 9th में एक चैप्टर था, है ना। एंड इनका ये जो रेवोल्यूशन था ये इंस्पायर्ड था सोशलिज़म से। सोशलिज़म की फ़िलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और ये लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। ये एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग इक्वल हैं। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property. मतलब सोवियत सिस्टम जो था इनका, ये जो लोग थे जो कर रहे थे, ये ह्यूमन हिस्ट्री में बिगेस्ट अटेम्प्ट था कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में। सोवियत सिस्टम में क्या होता था, गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लोग प्राइवेट ओनरशिप को कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। जो सोवियत सिस्टम में एक पार्टी थी विच इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सोवियत यूनियन में, सोवियत सिस्टम में किसी और पार्टी का अलाउड होना था ही नहीं, कोई भी पार्टी अलाउड नहीं होती थी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा। ओके, कि सभी पार्टीज़ को बैन कर रखा था इनने, कि सिर्फ एक ही पार्टी थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और सोवियत यूनियन की जो ये लोग थे इनको कौन वो करता था, मतलब इसकी सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी थी ना, इनको गवर्नमेंट, इनकी इकोनॉमी जो वो थी इन्हें कंट्रोल करते थे गवर्नमेंट। ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट संभालती थी। After the Second War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR। कह रहे हैं कि सेकेंड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ईस्ट यूरोपियन में कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो परेशान चल रही थी, उनको जाकर सोवियत आर्मी मदद कर देती है। क्या होता है, जो ईस्ट यूरोपियन की जो कंट्रीज़ होती हैं वो भी सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाती हैं, सोवियत यूनियन की सपोर्टर्स बन जाती हैं। पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज़ वर मॉडल्ड बाय आफ्टर द यूएसएसआर। मतलब इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी सोवियत यूनियन के जैसा बना दिया जाता है। तो ऐसी जो भी कंट्रीज़ थी जो सोवियत यूनियन की टीम में थी या जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करती थी, उन्हें सेकंड वर्ल्ड बोला जाता था, उन सभी कंट्रीज़ के ग्रुप को। ठीक है, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, सारी कंट्रीज़ आपस में लिंक कैसे थी, इनका एक एग्रीमेंट था, जैसे हम कहते हैं वॉरसॉ पैक्ट। इनका एक मिलिट्री अलायंस था। इस अलायंस के थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू ये सारी कंट्रीज़ आपस में जुड़ी हुई थी और इसमें मेन लीडर कौन था, यूएसएसआर। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। डैट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद
जो सोवियत यूनियन था वो बहुत पावरफुल हो गया। The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. It had a complex communications network, was energy resources including oil, iron and steel, machinery production and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency. That means जो सोवियत यूनियन था वो सेकेंड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, जैसे मैं बताया, और वो डेवलप भी हो गया था इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। और उसके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क थे, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी इंक्लूडिंग ऑयल था, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटरी एरियाज विद एफिशिएंसी। ठीक है। It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars, though their quality did not match that of the western capitalist countries। ये लोग प्रोडक्शन तो करते थे बट इनका जो माल था या जो इनका सामान था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के उसमें मतलब बहुत उनसे मैच नहीं करता था। ठीक है। सोवियत यूनियन में ये भी देखा जाता था उस वक्त कि सोवियत यूनियन में लोगों को बहुत अच्छी लाइफ मिले। कहा जाता था कि सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ से रिलेटेड उनको मिले, फैसिलिटीज़ मिले, एजुकेशन मिले प्रॉपरली, चाइल्ड केयर मिले। गवर्नमेंट अपने वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाए। स्टार्टिंग में सोवियत यूनियन में बेरोज़गारी तो थी ही नहीं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही नहीं। अब स्टार्टिंग में तो जो सोवियत सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, है ना, बट धीरे धीरे वो बिगड़ने लगता है। ठीक है। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for citizens। ठीक है, वो ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है और जो सिटीजन्स की लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच filled people who often expressed by their dissent in jokes and cartoons। ब्यूरोक्रेटिक मतलब वो कुछ ज़्यादा ही गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है। डेमोक्रेसी कम होने लग जाती है, यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। इस दौरान लोग क्या करते थे, जोक्स एंड कार्टून का जो ठीक है उसका यूज़ करके अपनी गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया करते थे। सोवियत यूनियन में जो ज़्यादातर स्टेट थे, सोवियत यूनियन में हर एक सिस्टम इतना पुराना हो गया था कि इसे जो है बदलाव की ज़रूरत थी, रिफॉर्म की ज़रूरत थी। बदलाव लेकर नहीं आ रहे थे और इनकी जो गवर्नमेंट थी वो अनअकाउंटेबल होती जा रही थी। ये लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करते थे, लोगों के लिए आंसरेबल नहीं हो रहे थे। और वैसे तो यूएसएसआर में कुछ 15 कंट्रीज़ थी, पर इन 15 कंट्रीज़ में रशिया की ज़्यादा चलती थी। रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। रशिया जो कहता था वही बाकी देशों को मानना पड़ता था। नेक्स्ट, जो सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच जो आर्म रेस बनी हुई थी, चल रही थी जो, इस आर्म रेस में भी सोवियत यूनियन का काफ़ी नुकसान हो रहा था। सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में आर्म रेस थी कि सबसे ज़्यादा वेपन्स कौन खरीदेगा। सोवियत यूनियन कभी कभी मीट कर जाता था इस आर्म रेस में यूएस से। फिर सोवियत यूनियन को काफ़ी नुकसान होता था इस आर्म रेस में। सोवियत यूनियन के पास टेक्नोलॉजी तो थी, बट क्या दिक्कत थी, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी यूएस की जितनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में सोवियत यूनियन 1979 में अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेजन करता है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का और भी भारी नुकसान हो जाता है। और इस दौरान बता रहे हैं कि सोवियत यूनियन में और क्या क्या दिक्कत थी। सोवियत यूनियन में सबको सैलरीज तो मिल रही थी, इनकी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी जो है कम होती जा रही थी। कंज्यूमर गुड्स जो थे इनका भी शॉर्टेज हो रहा था। धीरे धीरे इन्हें फूड इंपोर्ट ज़्यादा करने पड़े, बाकी कंट्रीज से इन्हें खाने का सामान ज़्यादा ख़रीदना पड़ा। और 1970s से आते आते इनकी जो इकोनॉमी थी वो बिखर जाती है। ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें मिखाइल गोर्बाचेव जो कि जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 के, वो उस टाइम सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, और वो जैसे ही उसमें आते हैं कहते हैं कि यार सोवियत यूनियन के सिस्टम को अब बदलना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। कहते हैं कि यार अगर हमें इसको सोवियत सिस्टम को बचाना है और ऐसे ही बरकरार रखना है तो हमें चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। हेयर इज़ द मिखाइल गोर्बाचेव की ये इमेज है, ठीक है। सो हमारी बुक में भी दिया हुआ है। ये बॉर्न हुए 1931 में और इन्हें लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन कहा जाता था। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आते थे, बदलाव लेके आए थे। इसे हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोइस्ट कहते हैं, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका इसमें बात करी कि हमें इकोनॉमी में रिस्ट्रक्टिंग लाने की ज़रूरत है। ग्लासनोइस्ट में इन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमी को और ओपन अप करने की ज़रूरत है। तो ये दो पॉलिसीज़ ये लेकर आते हैं। उन्होंने यूएस के साथ आर्म रेस लगाना बंद करा। इन्होंने कहा कि आर्म रेस लगाने की वजह से हमारा ही नुकसान है। नेक्स्ट, इन्होंने अफ़गानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप के ट्रूप्स को विड्रॉ करा। इन्होंने कहा कि अब हमें अफ़गानिस्तान और यूरोप में आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है। इन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने में हेल्प करी। कोल्ड वॉर ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अक्सर लोग ये बोलते हैं सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, ये सोवियत यूनियन इनकी वजह से टूटा, ठीक है। सो क्या हुआ, जैसे ही मिखाइल सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अब हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो है उनके साथ अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करेंगे, लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि मिखाइल गोर्बाचेव बदलाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इस दौरान क्या होता है, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती हैं वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती हैं, ठीक है, आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं कि हमें तो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में नहीं रहना है। मिखाइल गोर्बाचेव के आने से पहले क्या होता था कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी फैसले पर अगर आवाज़ उठाए तो उसे चुप करवा दिया जाता था। तो मिखाइल जो थे वो तो बदलाव लाना चाहते थे, तो उन्होंने जब वो लोग आवाज़ उठा रहे थे तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने कंट्रीज़ को चुप नहीं करवाया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक करके कंट्रीज़ हंगामा मचाना शुरू कर दिया कंट्रीज़ ने कि यार ये तो गलत है, ठीक है। उनके हर एक फैसले के ऊपर वो अगेंस्ट हो गए और वो कहते थे कि हम थक गए हैं, अब हमें सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहना। एक कारण है कि सोवियत यूनियन इतनी तेज़ी से बिखर जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो भी बदलाव लेके आते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए क्या होता है कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ एक कूप टूक शुरू करते हैं। ये 1991 में स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे में रशिया में एक पर्सन थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन एक हीरो की तरह इस कहानी में एमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। और वो इन लोगों के कूप के अगेंस्ट कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये जो कूप करना, तुम्हारे कूप करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाद में आगे जाकर बोरिस येल्त्सिन इतने पॉपुलर हो जाते हैं, जब प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं तो ये इलेक्शंस में जीत भी जाते हैं। नेक्स्ट क्या था कि धीरे धीरे सोवियत यूनियन की पावर जो है कम होती जाती है। सोवियत यूनियन में इस दौरान and Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. सोवियत यूनियन में इस दौरान जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ इस टाइम ज़्यादा हंगामा मचा रही थी, हमें सोवियत यूनियन से हटना है, हमें उसका पार्ट नहीं रहना है। सेंट्रल एशिया में ये मूवमेंट आने में भी बहुत टाइम लगता है। इस दौरान सेंट्रल एशिया के लोगों को ज़्यादा दिक्कत थी नहीं सोवियत यूनियन से। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के जो लीडर था उसके लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस
ये 3 मेजर रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर की। ये 3 मेजर रिपब्लिक्स बोल देते हैं कि भाई अब आज से सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, मतलब ये ख़त्म है। कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया जाता है और लोग बोलते हैं कि बस यार अब हमें सोवियत यूनियन नहीं चाहिए, सोवियत यूनियन वॉज बैंड, ये बैंड कर देते हैं। और कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। ऐसे में ये लोग कहते हैं कि अब हम कैपिटलिज्म को अपनाकर देखेंगे। नेक्स्ट, Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. अब रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना जाता है। मतलब नेशनल लेवल पर तो सोवियत यूनियन टूट गया ना, बट फिर भी अब जो है रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन जाता है। ठीक है, लोग उसे सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन कहते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे भी सोवियत यूनियन का पहले वो सोवियत यूनियन चलता था, बट अब जहाँ पर भी सोवियत यूनियन का नाम था उसकी जगह रशिया आ जाता है। ठीक है, इसकी जगह अब रशिया ले लेता है। इसी के साथ सोवियत यूनियन हमारा एंड होता है। अब सोवियत यूनियन की जगह रशिया ने ले ली थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रही हो। सो अब हम Why did Soviet Union disintegrate? तक तो हम 5 मिनट पहले ही सोवियत यूनियन की बहुत तारीफ सुन रहे थे। तो अचानक से क्या हो गया कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सोवियत यूनियन ख़त्म होने लगा? वो अब हम समझते हैं। ठीक है, There is no doubt that the internal weaknesses of Soviet political and economic institutions, which failed to meet the aspirations of the people, were responsible for the collapse of the system. इससे पहले तो क्या दिक्कत थी सोवियत यूनियन की कि लोगों की बात को वो नहीं सुनते थे। लोगों की एस्पिरेशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की, इकोनॉमिक में भी बहुत दिक्कतें थी। इनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं थी। इनकी इकोनॉमी में भी बहुत दिक्कत थी, उसमें भी वो भी अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, तो इनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। इनके पास पैसे भी कम थे काफ़ी। जितने इनके पैसे थे वो मिलिट्री को संभालने में जा रहे थे। डिफेंस में इनका ज़्यादा खर्चा हो रहा था और लोगों के ऊपर ये ज़्यादा खर्चा कर नहीं रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन बिखर जाता है। नेक्स्ट, इस दौरान जो आम सिटीजन्स थे उनकी नॉलेज बढ़ रही थी। उनको समझ आ रहा था कि यार वेस्ट की सारी कंट्रीज़ में तो यार डेमोक्रेसी चल रहा है। वेस्ट के तो सारे सिटीजन्स बहुत खुश हैं, पर हमारे देश में तो डेमोक्रेसी नहीं है। लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही थी तो लोग भी डिमांड कर रहे थे हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेंस में सोवियत यूनियन एकदम रुक गया था। ठीक है, और सोवियत यूनियन में 70 ईयर्स से सेम पार्टी चलती आ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और वो पार्टी बहुत करप्ट थी, लोगों की सुनती नहीं थी। तो ये सारी दिक्कतें चल रही थी। वो साधारण लोग थे और तो ऐसे लगता था कि वो पॉलिटिक्स के साथ जो है रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो लीडर्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता था कि यार करप्शन बढ़ता जा रहा है और उन्हें ऐसा लगता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही रोक टोक लगा रही है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते थे ना, वो तो अपने आप को ऐसे मानते थे कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनसे भी ऊपर है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और फिर सोवियत यूनियन से हट जाते हैं। अब यहाँ पे जब मिखाइल गोर्बाचेव आया था, उसने कहा था कि हमें बदलाव लाना चाहिए और उसने लाए भी। लेकिन उसके बावजूद भी सोवियत यूनियन कैसे टूटा वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, उसे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने
बदलाव के बारे में तो ठीक है, उसने कहा उसे और जल्दी काम करना चाहिए था और फास्टर तरीके से उसे काम करना चाहिए था। बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, इस वजह से जो सोवियत यूनियन है वो टूट गया। ठीक है, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो मिखेल गोर्बाचेव है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी मचा रहे थे। वो इतनी जल्दी बदलाव छीना नहीं थी, वो दूसरा ऐसे लाए जा रहे थे। ठीक है, तो उन्हें बहुत सपोर्ट जो है नहीं मिला। वो टग ऑफ वॉर में फंस गए। एक तरफ लोग बोल रहे थे, तरफ लोग बोल रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी काम कर रहे हो, एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि तुम बहुत धीरे काम कर रहे हो। तो ऐसे टग ऑफ वॉर में फंस गए, इसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, सोवियत यूनियन हमारी टूट जाती है। और इम्पॉर्टेंट रीज़न था हमारी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के, वो था राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब ये क्या है? इस दौरान लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स या सोवरिटी जो आप कह लो वो बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे कि रशिया, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, सब कंट्रीज़ के लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि भाई अब हमें सोवियत यूनियन के अंदर काम नहीं करना है, उनके नीचे काम नहीं करना है, हम खुद का देश बनाएंगे। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारा सोवियत यूनियन एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब सोवियत यूनियन तो बिखर गया, टूट गया, लेकिन अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम इस टॉपिक के थ्रू कवर करेंगे। मतलब कि सोवियत यूनियन के बाद हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या बदलाव वो देखेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो बदलाव हमें ये मिला कि जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा ऐसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया मतलब कि पहले सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही थी। सोवियत यूनियन कह रहा था कि सोशलिज्म लाना है और यूएसए कह रहा था कैपिटलिज्म। सोवियत यूनियन हमारा टूट गया मतलब यूएसए जीत गया कोल्ड वॉर में। लोग ये मानने लग गए कि सोशलिज्म अच्छा नहीं है, कैपिटलिज्म ही ज़्यादा बेटर है। यस, सो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया और कैपिटलिज्म एज एन आइडियोलॉजिकल को लोग ज़्यादा मानने लगे। और क्या चेंज हमें देखने को मिला? पहले ये दुनिया बाइपोलर थी। बाइपॉलिटिक्स मतलब हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो सुपर पावर्स थी, सोवियत यूनियन और यूएसए। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो हम मानने लग गए पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर है और वो है यूएसए। तो बाइपोलैरिटी ख़त्म हो गई। ये सेकंड चेंज हमें देखने को मिला। अब इस दौरान और क्या बदलाव आता है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा पावरफुल होने लग जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे सिटीजन्स हैं जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, जो अलग अलग देशों को लोन देते हैं। इस दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ज़्यादा पावरफुल होने लगे। नेक्स्ट, पहले क्या था? सोवियत यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ थी और सोवियत यूनियन टूट चुका था, सो उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्हें आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई और वो सब अपना अलग अलग कंट्रीज़ बना लेते हैं। इन सभी कंट्रीज़ का अपना अलग अलग कल्चर था, अलग अलग एस्पिरेशंस थे, पॉलिटिक के सपने थे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिमेंट्स। शॉक थेरेपी समझते हैं। अब देखो, सोवियत यूनियन तो टूट गया और फिर अलग अलग कंट्रीज़ भी बनी। इन सभी कंट्रीज़ को अब तक तो सोशलिज्म की आदत थी, फिर गवर्नमेंट हर एक चीज़ को संभालती थी, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट कोल्ड वॉर में हार चुके थे, क्योंकि सोशलिज्म को हटाया जा रहा था और कैपिटलिज्म को लाया जा रहा था। यहाँ पे अगर हम रशिया की बात करें तो वहाँ पे एकदम से जो है सोशलिज्म को हटा के कैपिटलिज्म लाया जा रहा था। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस रशिया में अचानक से कैपिटलिज्म को ला रहे थे एंड इसी चीज़ को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी में इनसे बोला जाता था कि भाई तुम्हारे पास कोई तीसरा तरीका नहीं है, तुमने सोशलिज्म अपनाया वो नहीं चला, अब तुम कैपिटलिज्म को ही अपना सकते हो और कोई तीसरा तरीका नहीं है।
और कोई थर्ड वे तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तुम खुद सोचो कि जहाँ पे इतने टाइम से सोशलिज्म चल रहा हो वहाँ पे एकदम से हम कैपिटलिज्म लाएंगे तो उस देश की इकोनॉमी तो झेल नहीं पाएगी ना वो चीज़। हाँ, अगर हमें चेंजेस लानी है तो हमें स्टेप बाय स्टेप लाने चाहिए, जैसे चाइना ने करा था। ट्रांजिशन, ये बदलाव, ये सोवियत यूनियन की कंट्रीज से झेला नहीं जाता, ठीक है। इन सभी बदलावों को ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। रशिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती थी। शॉक थेरेपी की वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज़ अचानक से कोलैप्स कर जाती हैं, एंड जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी को प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा था। पहले तो सब गवर्नमेंट का था ना, गवर्नमेंट संभालती थी सब रशिया में, प्राइवेट लोगों को अब ये इंडस्ट्रीज़ बेचा जा रही थी। सो इसे हम कहते हैं द लार्जेस्ट गाराज सेल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में ही हम कहते हैं, हिस्ट्री में ही ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ को बेचा जा रहा था। तो रशिया के सिटीजन्स थे ना, उनको कुछ कुछ वाउचर्स दे रखे थे कि यार अगर तुम चाहो तो कुछ सस्ते में डिस्काउंट में इन इंडस्ट्रीज़ को ख़रीद सकते हो। उस दौरान रशिया के लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, उनके पास इतनी कमी थी पैसों की कि उनका दिमाग गया ही नहीं वहाँ पे कि हमें इंडस्ट्रीज़ भी ख़रीदनी चाहिए। कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। बिकॉज दे नीडेड द मनी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी उस टाइम पे। रशिया की करेंसी रूबल, जिसकी वैल्यू तेज़ी से जो है गिरने लग जाती है। 1999 में रशिया की जो जीडीपी थी वो रशिया के 1989 के जीडीपी से भी बिलो थी, कम थी। मतलब जीडीपी के मामले में रशिया 10 साल पीछे चला जाता है। नेक्स्ट, पहले तो गवर्नमेंट संभाल रही थी रशिया में सब कुछ। गवर्नमेंट संभालती है तो वेलफेयर करती है, ठीक है, अमीर गरीब दोनों का ध्यान रखती है, बैकवर्ड लोगों का भी ध्यान रखती है। और अब तो यहाँ पे कैपिटलिज्म लाया जा रहा था, गवर्नमेंट के सारे वेलफेयर स्कीम्स को हटा दिया जाता है। इसकी वजह से जो गरीब लोग थे वो बेचारे और गरीब हो जाते हैं। रशिया में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट तो थी नहीं, कोई प्रॉपर लीडर तो था ही नहीं। इस दौरान हम देखते हैं माफिया बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। माफिया मतलब ये जो गुंडे वगैरह होते हैं, ये अलग अलग क्रिमिनल्स का गैंग ग्रुप, माफिया इस दौरान सब कुछ संभालने लग जाती है रशिया में। क्या होता है शॉक थेरेपी में, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा था कि सोशलिज्म को हटा के कैपिटलिज्म लाना है। शॉक थेरेपी में ये लोग ये भूल जाते हैं कि यार डेमोक्रेसी भी तो लानी है रशिया में। सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे थे और ये लोग डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं। इस दौरान जो रशिया और जो भी सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ थी ना, उसका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी में बनाया जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि रशिया में तो ये लोग अपने प्रेसिडेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर्स दे देते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है ऑफ कोर्स। सेंट्रल एशिया में भी ऐसे ही होता है कि बहुत से लोग जो हैं अपने प्रेसिडेंट को बहुत पावर्स दे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, वो अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट कर लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट। इनका 10 साल ख़त्म हो जाता है ना, तो ये लोग कहते हैं कि हम आगे आने वाले 10 साल और प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ऐसे इनका जो है काम चल रहा था। डेमोक्रेसी तो यहाँ पे चल ही नहीं रही थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक्स स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवीविंग इन 2000, 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। अब शॉक थेरेपी से तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी बिगड़ गई थी। फाइनली 2000 के अराउंड इनकी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। 2000 के अराउंड ये लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में सुधार आता है। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। ये लोग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन करके अपनी इकोनॉमी को जो है थोड़ा थोड़ा ठीक करते हैं।
टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टॉपिक कवर करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनी हैव had civil wars and insured agencies. Complicating the picture is the growing involvement of outside powers. ऐसा नहीं था कि सोवियत यूनियन में बढ़िया चल रहा था। इस दौरान जब नई नई कंट्रीज़ बन रही थी तो उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक वायलेंस का माहौल था और टेंशन थी। तो अलग अलग टेंशन्स को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हम रशिया की बात करें, रशिया में 2 रिपब्लिक्स थे, 2 एरिया था, चिकन्या और दागिस्तान। एंड ये जो दोनों एरियाज़ थे ना, ये बहुत वायलेंट मूवमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमें रशिया से अलग चले जाना है, रशिया से हट जाना है। रशिया के लोग इन लोगों को चुप कराने के लिए उस दौरान बहुत वायलेंस क्रिएट करते हैं, मिलिट्री बॉम्बिंग होती है, ह्यूमन राइट छीन लिए जाते हैं। रशिया में तो ये सब टेंशन चल रही थी। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो तजाकिस्तान जो है, हाँ, तो 10 साल के लिए सिविल वॉर चलता है टिल 2001। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या था, अज़रबैजान में एक एरिया था नागोर्नो कराबाख करके। यहाँ पर तो कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें अज़रबैजान को छोड़ के आर्मेनिया ज्वाइन करना है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। जॉर्जिया में भी ऐसे ही 2 इलाके थे जो कह रहे थे हमें जॉर्जिया का पार्ट नहीं रहना, हमें जॉर्जिया को छोड़कर जाना है। इस दौरान तो ये भी चल रहा था कि अलग अलग कंट्रीज़ रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर झगड़ रहे थे। तो कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं थे, ऑर्डिनरी सिटीजन्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल एशिया होते हैं, इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करती है, ये लोग ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे कर यहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगती हैं। आफ्टर 11 सितंबर 2001, मतलब 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक था, उसके बाद यूएस को लगता है कि यार बहुत इम्पॉर्टेंट है यूएस से सेंट्रल एशिया के आसपास कोई बेस बनाए, नज़र रखें, ताकि ऐसे टेररिस्ट अटैक जो हैं वापस ना हो फिर से। पर रशिया को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रशिया ऐसा मानता है कि यार सेंट्रल एशियन तो रशिया के ज़्यादा पास पड़ता है, का यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस होना चाहिए, यूएसए को यहाँ पे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इन ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है, ये 2 हिस्सों में बँट जाता है। ये भी एक इशू चल रहा था वहाँ पे भी। बट इस दौरान तो एक ख़तरनाक कॉन्फ्लिक्ट जो इस एरिया में हुआ था वो था बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट 10th में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। 1991 में क्या था, जो वो अलग अलग हिस्सों में जो है बट जाता है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया हर्ज़ेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। ये लोग कह देते हैं कि भाई हम अपनी अलग अलग कंट्री बना रहे हैं। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड। सो यहाँ की जो ओरिजिनल लोग थे उन्हें सर्ब बोला जाता था और वो इस चीज़ को लेकर अपोज्ड हो जाते हैं। यहाँ के एथनिक लोग नहीं थे, उन्हें मारा जा रहा था। में नाटो बीच में इंटरफेयर करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते हैं, फिर सिविल वॉर का वो होता है। ठीक है, में इस इक्वेशन को धीरे धीरे सॉल्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा इस पूरी स्टोरी में वो समझते हैं। इंडिया ने बढ़िया रिलेशंस बना रखे हैं सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ के साथ, और इंडिया और रशिया का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। ठीक है, सो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ। हिस्ट्री में भी हमें ये टॉपिक समझाया जाता है, आपको समझाया जाता होगा कि इंडिया और रशिया का काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा था। ठीक है, इंडिया और रशिया का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है भी। हमारे जो मूवी स्टार्स रहे हैं जैसे कि राज कपूर या अमिताभ बच्चन, इन सब के बारे में लोगों को रशिया में भी पता है। ठीक है,
लोग इनकी मूवीज़ देखते हैं, इनके गाने तक सुनते हैं। कल्चर कनेक्ट भी है इंडिया और रशिया का। सब लोगों को हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी मूवीज़ इन सब का पता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से कल्चरल कनेक्ट भी रहा है इंडिया और रशिया का, जो कि अभी तक टचवुड चलता आ रहा है। और क्या कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स भी रहे हैं इंडिया और रशिया के बीच। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ फॉर ऑल कंट्रीज एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज़ लाइक द UN दैट should be strengthened, democratized and empowered. More than 80 billion in agreements have been signed between India and Russia as part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया और रशिया की सोच मैच करती है। 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन कर रखे हैं बिटवीन इंडिया और रशिया और इंडिया ने, जिससे दोनों को फ़ायदा रहता है। तो इंडिया को क्या फ़ायदा रहता है इस एग्रीमेंट को साइन करने से? रशिया ने हम इंडियंस को कश्मीर इशू में सपोर्ट दिखाया है। एनर्जी सप्लाई मिलता है रशिया से। हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं टेररिस्ट से रिलेटेड। सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और चाइना का भी बहुत इशू है, तो चाइना के साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। रशिया हमें सपोर्ट दिखाता है, ठीक है। रशिया को हमसे क्या फ़ायदा मिलता है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। सबसे ज़्यादा वेपन्स, ऑयल वगैरह हम ख़रीदते हैं रशिया से। और इंडिया की मिलिट्री भी रशिया से बहुत ज़्यादा वेपन्स लेती है, हार्डवेयर लेती है। ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम रशिया से। हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे यहाँ पे ऑयल क्राइसिस जब चलता है तो रशिया बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करता है। और आगे हमारा प्लान भी है रशिया, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से एनर्जी इंपोर्ट्स थोड़ा इंक्रीज़ करने का। और ऑयल फील्ड्स के मामले में, साइंस के मामले में भी रशिया और इंडिया आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान में भी रशिया का बहुत मेजर रोल है। स्पेस इंडस्ट्री में भी रशिया और इंडिया का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट चाहिए था तो उसमें भी रशिया ने हमारी हेल्प की थी। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी रशिया हमारी हेल्प करता है। इसी तरह से ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।